बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज सबसे पहले आपसे बात करनी है अंडर 19 एशिया कप की, जिसका फाइनल आन पहुंचा है और फाइनल में मद्दे मुकाबिल हैं पाकिस्तान बामुकाबला भारत। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 टीम्स विल क्लैश फॉर अ चांस एट द टाइटल ऑफ द अंडर 19 एशिया कप। तमाम तर एक्शन जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स आपको बराह रास्त दिखाएगा और बड़ा ही ज़बरदस्त फाइनल होने वाला है। स्टेक्स जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हमेशा हाई हो जाते हैं, चाहे वो यूथ क्रिकेट हो, एज ग्रुप क्रिकेट जिसको आप कहते हैं, सीनियर लेवल क्रिकेट हो, इवन वुमेन्स क्रिकेट हो। पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होगा तो आई थिंक उससे बड़ा कोई स्पेक्टिकल स्पोर्ट्स में हमें नजर नहीं आता। तो इस बारे में आज जरूर बात करेंगे। पाकिस्तान के जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, खास तौर पर विद द बैट विद द बॉल, उनके बारे में भी जरूर गुफ्तगू करेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि इंडिया के साथ जब मैच होता है तो जिसको हम हमेशा कहते हैं वो जो प्रेशर होता है, द गेम ऑफ नर्व्स वो बन जाती है दोनों साइड से, उसको किस तरह बेहतर तरीके से हैंडल करना है, खास तौर पर इस यंग एज ग्रुप की जब आप बात करते हैं। इसलिए इस शो की मुनासबत से पहले भी ये कहा गया कि टीम मैनेजमेंट और जो मेंटोर हैं उनका किरदार बड़ा अहम हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा स्टार स्टडेड पैनल हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेम ऑन है, जनाब बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो सना, सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया की हम बात करते हैं। हमने पहले भी कहा, यू नो एज अ प्लेयर, यू बीन देयर और यू वर वन ऑफ द फर्स्ट जिसने इंडिया को हराया एक आईसीसी टूर्नामेंट में, तो प्रेसिडेंट तो वहां से सेट हो गया था। तो क्यों कहा जाता है गेम ऑफ नर्व्स? मुझे याद है आपने ये भी कहा कि एक रात पहले तो नींद भी मुश्किल से आती है। तो क्या वजह है कि इतना ज्यादा इसको जो है वो हाइप्ड अप कर दिया जाता है इस गेम में? आई थिंक क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। सारी दोनों ममालिक जो हैं वो क्रिकेट क्रेजी हैं। फिर आपकी एक हिस्ट्री है, क्रिकेट राइवलरी आपकी यहाँ पर मौजूद है और ऑब्वियसली ये वो गेम होता है जिसमें स्टार्स बनते हैं, हीरोज़ बनते हैं जिस गेम से। तो ऑब्वियसली हर प्लेयर चाहता है कि आप इस गेम में परफॉर्म करते हैं। आगे पीछे अगले पिछले मैच हर कोई भूल जाता है अगर आपने इस मैच को जीत लिया हो। तो आई थिंक ये अब इंडिया इसको कोशिश करता है कि इसको एज अ नॉर्मल गेम लेने की कोशिश करे और ऑब्वियसली उन्होंने टूर्नामेंट, जो उनकी टूर्नामेंट फॉर्म है वो चाहे आप उनकी सीनियर टीम्स में देख लें, वुमेंस क्रिकेट में देख लें, वो ज़रा बेहतर रही है। तो वो ऑब्वियसली चैम्पियनशिप के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमारी तरफ अभी भी इस मैच का एक बहुत ज़्यादा फीवर मौजूद है, बट जिस तरह हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इन बड़े लेवल पर परफॉर्म करते रहेंगे। अभी हमारे राइजिंग स्टार्स ने जीता है फाइनल, ऑब्वियसली टाइटल जीता एशिया कप का बांग्लादेश को हरा के, बट अब एक बहुत बड़ा, उससे बड़ा मौका आपके पास आ गया, क्योंकि फाइनल हो और इंडिया पाकिस्तान हो, ये भी बहुत कम आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे यंगस्टर्स के पास और ज़्यादा प्रेशर ख़ास तौर पे एज ग्रुप लेवल पर इंडिया पे भी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो फेवरेट्स ही आएंगे। फॉर्मेट इंडिया को सूट करता है, बट ओवरऑल आई थिंक जो एनर्जी होगी, जो मोराल होगा, वो हमारी टीम का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत ही अच्छा मैच खेल के यहाँ पे पहुंचा। बिल्कुल बाजिद भाई, ग्रुप स्टेजेस में पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, तो उस मैच का इम्पैक्ट हम कह रहे थे कि ओवरऑल टीम पर रहेगा, बट इट वाज गुड कि यूएई से अच्छा मैच जीत गए, फिर बांग्लादेश को भी सेमीफाइनल हराया। तो क्या वो कॉन्फिडेंस यहाँ तक बहाल हो जाता है या बैक ऑफ द माइंड प्लेयर्स को ये होता है कि नहीं हम हारे हुए हैं इनसे ग्रुप में? नहीं, फाइनल की सिचुएशन और होती है। कई दफ़ा आप लोग ये कहते हैं कि जब आप इवन स्टैट्स मैचअप निकालते हैं तो फाइनल एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। तो वहाँ पे ज़ाहिर नर्व्स की आपने बात की, हर मैच में ही होती है नर्व्स, लेकिन जितना बड़ा मैच होगा उतना जितनी ज़्यादा टेंशन होती है उतनी ज़्यादा नर्व्स होती हैं। एक मैंने कहावत सुनी थी जो कि बिल्कुल यंग एज से आपको प्लेयर्स को समझानी चाहिए, और अगर वो कोई एक्सेप्ट कर ले तो फिर उससे बड़ी बात नहीं कि जो प्रेशर होता है, ये जो हम नर्व्स की बात करें, इट्स अ प्रिविलेज। आप उस स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे प्रेशर वाकई है। अगर हम जैसे हम आपस में मैच खेलें तो उसका क्या प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। अगर हम क्लब का मैच खेलें, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं। जितना आप ऊपर जाते हो, उस स्टेज तक आप पहुँचते हो जब ऐसा प्रेशर होता है, तो प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज। और जो सारी गेम ही, मतलब टॉप एलीट स्पोर्ट में तो गेम ही ये है कि आप ड्यूरिंग द गेम या बिफोर द गेम आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, उसके साथ आप ज़िंदगी कैसे चलाते हो, और वही आपको सीखना होता है। स्किल लेवल आपका जितना भी हो, अगर आप प्रेशर हैंडल कर सके हो
तो वो थोड़ा सा आपका स्किल लेवल भी आप उसको कॉम्पनसेट कर जाते हो। अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो स्किल लेवल फिर कम, मतलब उसका वैल्यू फिर कम हो जाती है। तो ज़ाहिर है हमने ये पहले भी बात की थी कि जो स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, उनका इस वक्त एज ग्रुप क्रिकेट में बहुत बड़ा रोल होता है। स्पेशली ज़ाहिर है हर कोई, जैसे सना ने कहा कि रात को नींद नहीं आती, ये तो खैर कोई भी मैच हो तो ये रात को शायद सोती नहीं थी, ये तो बहुत वो जुनूनी थी खैर। लेकिन वो जो उनको अब्जॉर्ब करवाना है प्रेशर, या उनसे रिलीज़ करवाना है प्रेशर, वो अब इस वक्त मैनेजमेंट का काम है। पहले शुरू में उनको मतलब हाथ पकड़ना पड़ता है, अंडर 16 अंडर 19 एज ग्रुप में हाथ पकड़ना पड़ता है उनको थोड़ा, मतलब आपने सपोर्ट स्टाफ इसीलिए है। बाद में जाके ज़ाहिर है जब आप जैसे जैसे आप ज़्यादा क्रिकेट खेल जाते हो वो आपको थोड़ी हैंडलिंग बेहतर आ जाती है। बट इस वक्त सपोर्ट स्टाफ का बहुत रोल है। मतलब वो मैच आपने अपने आप पे हावी नहीं करना। अमूमन ऐसा इंडिया से मैच होता है तो हमने तो बड़ी टीमों का देखा है, अंडर 19 में इंडिया से मैच है फाइनल, वो वैसे ही, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वो वैसे ही हाइप अप इतना हुआ होता है कि आप जो कोर ग्रुप जो मैनेजमेंट है या जो टीम है उसको आपने किस तरह हैंडल करना, वो उनका टेस्ट है। और अगर वो उनको वाकई उस तरफ ले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज है। जो भी टीम मतलब पहले अपनी नर्व संभालेगी वही उसको एडवांटेज। नहीं तो ये क्या मिथ है या वाकई रियलिटी है कि हम बार बार कहते हैं, ये हमने बहुत क्रॉस स्पेक्ट्रम सुना है, एज ग्रुप में भी सीनियर क्रिकेट में भी, कि इंडिया शायद प्रेशर को बेहतर हैंडल कर लेता है। देखिए अब इसमें एक मतलब थेरी है। इंडिया एक वाहिद ऐसा मुल्क है, जो दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है। इंडिया में जो नॉर्मल प्लेयर है, मतलब मैं कोहली की बात नहीं कर रहा, मैं सचिन तेंदुलकर की बात नहीं, जो नॉर्मल प्लेयर है वो घर से बाहर निकलेगा ना तो एक हजूम इकट्ठा हो जाता है। वो फॉलोइंग ऑफ क्रिकेट और इतनी ज़्यादा है कि आम जिंदगी आप नहीं गुजार सकते। वंस आप इंडिया से खेल जाओ, या वंस आप IPL में परफॉर्म कर जाओ, या वंस आप थोड़ा सा नामी ग्रामी हो, वो आपको पहचानते हैं। तो वो और दुनिया में ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में है थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह इंडिया में, जो मॉब आप हो जाते हो। अगर आप बाहर मार्केट में जाते हो तो मॉब हो जाते हो। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया के प्लेयर्स हैं, वो तो बाहर निकल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है उनका कि वो कहीं नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसे जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें, वहाँ तो मुसीबत पड़ जाती है। तो वो जो सिचुएशन है, इवन बाहर का प्लेयर, जैसे हम एक स्टूडियो कर रहे थे नोएडा में, वहाँ पे पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ थी, काफ़ी पुरानी बात है। वकार भाई मेरे साथ थे, तो वकार भाई ने कहा यार अब वो काफ़ी 3 महीने हम उधर रहे। वकार भाई ने कहा कि हमने ना ऐसा करते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। मैं कहा ठीक है यार वकार भाई, आप चले जाओगे? हाँ, ऐसा सुबह को जाएंगे। तो वो साथ ही एक मॉल सा था, तो हम सुबह ना फिल्म देखने चले गए। तो किसी ने कोई पता नहीं चला। हम जब हम फिल्म देख ली, जब हम बाहर निकले, अभी हम बैठे शायद कॉफ़ी पी रहे थे क्या, एक बंदे ने आके आवाज़ लगा दी कि वकार यूनुस बैठा हुआ। वकार भाई ने कहा चलो। अभी हम उधर से उठे हैं और सारा मॉल इकट्ठा हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो आप प्रेशर की बात करें, प्रेशर हैंडलिंग की बात करें, वो उनमें ये जो पार्ट ऑफ लाइफ विद इन क्रिकेट है ना, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा पब्लिक फॉलो करती है और इतना ज़्यादा वो आपको मॉब करते हैं कि शायद उनको वो प्रेशर हैंडलिंग ऑफ लाइफ विद क्रिकेट उनको थोड़ी बेहतर आती है। पाकिस्तान में है लेकिन उस लेवल पे नहीं है। ये नहीं है कि जी अब जैसे शुएब अख्तर हमारे साथ है कि शुएब अख्तर के साथ हम बाहर खाने पे जाएं तो ये नहीं है कि उनको खाना खाने नहीं देंगे, आएंगे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मॉब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन इंडिया में तो पब्लिक स्पेस में आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो वो जो आप कहते हैं ना कि यार ये क्यों है, वो तो शुरू एज से ही ऐसे है। वो अंडर 19 का प्लेयर पहचानते हैं, वो हर प्लेयर को पहचानते हैं, तो वो शुरू दिन से ही ऐसे है। तो वो जो प्रेशर ऑफ लाइफ है वो इतना ज़्यादा है वाइल प्लेइंग क्रिकेट कि जब वो आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो प्रेशर ज़्यादा अच्छा हैंडल कर जाते हैं। वो प्रेपरेशन ही उनकी ऐसी हुई होती है कि वो बहुत बड़ा उनको एडवांटेज है। उनके लिए ज़िंदगी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जब ये इस मैच में आते हैं तो वो हैंडलिंग ऑफ प्रेशर और बीइंग इन दैट मोमेंट वो उनके लिए थोड़ा सा आसान है। अच्छा, क्या वुमेन्स क्रिकेट में भी खैर ऐसे ही है? पाकिस्तान का तो खैर बहुत ही स्टार्क डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन
वहाँ की वुमेन्स क्रिकेटर्स भी देर फार बेटर रिकॉग्नाइज्ड देन अराउंड। देखिए मेरा जो एक्चुअल एक्सपीरियंस इंडिया में बाहर जाने का हुआ था वो पहला टूर था जो 2006 का हमारा टूर था। 2005 में इंडिया पाकिस्तान आया था एशिया कप खेलने और 2006 में हम गए थे जयपुर राजस्थान वाले इलाके में। और मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात ये थी कि हम एक दिन जब मैच पहला ही मैच खेल के हम बाहर गए शॉपिंग के लिए, तो आप यकीन करें जो जितने शॉपकीपर्स थे उनको हमारे नाम पता थे और उनको ये पता था कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम मैच खेलने आई हुई है। और उस ज़माने में 2005 में, अब इसको आप ले जाएं 5 साल पहले जो हम पहला गोल्ड मेडल जीते थे, जहां हमारे लोगों को पता चला था, बहुत से लोगों को तब पता चला था कि वुमेन्स टीम भी है। तो उससे भी 5 साल पहले इंडिया में हम नॉर्मली जा रहे थे तो उनको पता था कि अच्छा जी ये पाकिस्तान। तो बाजिद भाई वाली बात बिल्कुल सही है कि वो क्रिकेट के इस तरह के फैंस हैं कि उनको इवन वुमेन्स क्रिकेट का 2005 से भी पहले का पता बहुत ज़्यादा आइडिया था। दूसरी चीज़ जो एक मैंने इंडिया के क्रिकेटर्स में बहुत नोट की है वो दैट इज़ पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग। बहुत से सीनियर प्लेयर्स, अब मैं ये आम प्लेयर्स की बात नहीं करी, बट जो इनके नेशनल टीम के प्लेयर्स होते हैं, टीम के साथ तो साइकोलॉजिस्ट ट्रैवल करता ही करता है, पर सबके अपने अपने साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज भी थेरेपी को एक टैबू समझा जाता है। आप ये समझा जाता है कि जी कुछ दिमाग के साथ प्रॉब्लम है तो तभी आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको फ़ायदा दे सकती है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी जो होते हैं उनके अपने अपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। तो फेम को कैसे हैंडल करना है, अच्छे टाइम को कैसे हैंडल करना है, बुरे टाइम को कैसे हैंडल करना है, वो बैकग्राउंड पर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके भी हर प्लेयर के पास डिग्रीज हैं और वो एजुकेटेड उस तरह से डिग्री वाइज एजुकेटेड है, बट एजुकेटेड इन दैट सेंस ज़रूर है कि उनको दुनिया की समझ है और किस तरीके से उनके ऊपर क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है उसको काफ़ी बहुत से जो मेजॉरिटी क्रिकेटर्स हैं वो उसको हैंडल करते हैं। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम जो प्रेशर हैंडलिंग होगी और ऑब्वियसली फिर आपको इन द मोमेंट रहने की जो आदत है, सबसे बड़ा प्रेशर हैंडलिंग ये होती है। मतलब एक सर्कल होता है, प्रेशर ख़त्म नहीं होता। आप पहले इस प्रेशर में खेल रहे होते हैं इस एज ग्रुप में कि मैंने अपना नाम बनाना है, मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है, और फिर जब आप बड़े लेवल पर चले जाते हैं तो फिर आपने उस नाम का प्रेशर नहीं लेना, आपने नाम का प्रेशर लेना ही नहीं है। आपने अपने नाम के लिए खेल ही नहीं सकते उधर, आपने सिर्फ देखना है कि टीम। सो वो दोनों डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स हैं जो आपको हैंडल करने होते हैं और आपको इसी तरह सीखना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे भी हैं थेरेपिस्ट, आज नहीं आए बट हमारे भी हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, जो हमारे तीसरे स्टार है ना वो हमारे थेरेपिस्ट भी हैं साथ। लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान का इम्पैक्ट की बात करें इस टूर्नामेंट में, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। अगर हम टॉप रन स्कोर की बात करें तो समीर मिन्हाज पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड ही स्टैंड्स आउट एज द हाईएस्ट रन स्कोरर। अब तक 299 रन बना चुके हैं और अगर एवरेज भी देखें तो ऑलमोस्ट 150 रन की एवरेज है। 103 का उनका स्ट्राइक रेट है। 4 मैचेस जो खेल चुके हैं। हाईएस्ट स्कोर जो था वो 177 नॉट आउट रहा, जो पहला मैच था मलेशिया के खिलाफ। उसके बाद आपको इंडियन अंडर 19 के कुंदू नज़र आते हैं, जो कि वो भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, उनका 209 रन वो बना चुके हैं। याद रहे वो जॉर्ज को रिप्लेस कर रहे थे एक मैच में, और फिर अयान मिसबा जो ऑलमोस्ट गेम ले गए थे अंडर 19 का जब मुकाबला हुआ पाकिस्तान का यूएई से, बट वो रन आउट की वजह से मैच चेंज हो गया। फिर वैभव सूर्यवंशी जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई 235 रन के साथ, और फिर जवाद अबरार जो बांग्लादेश के हैं 224 रन के साथ इस लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए स्टैंड आउट रहे हैं समीर मिन्हाज। और इसी तरह अगर बॉलिंग में भी हम देखें तो पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पर भी रही है। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि हम देखते हैं कि हम बार बार ज़रूर कह रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्पैक्ट बहुत रहा है टूर्नामेंट में, लेकिन अब्दुल सबान इज़ द सेकंड हाईएस्ट एट द मोमेंट। ऑब्वियसली शेयर्स द विकेट, 11 आउट उनके भी हैं, और दीपक जो हैं इंडिया के उनके भी 11 आउट हैं, लेकिन ही इज़ देयर एज द जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट। फिर मोहम्मद अकरम फ्रॉम मलेशिया, उसके बाद हम श्रीलंका के प्लेयर देखते हैं सतमिका, और उसके बाद मोहम्मद सियाम फ्रॉम पाकिस्तान इज ऑल्सो देयर इन द लिस्ट, उनके भी 8 आउट हैं। तो सुभान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पिछले मैच में भी 4 आउट किए, उससे पिछले मैच में भी स्टैंड आउट बॉलर थे। तो ये 2 परफॉर्मेंसेज हैं जिनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। बट समीर मिन्हाज हैज़ बिन हाईली सक्सेसफुल बाजिद भाई, और वो कल भी जो आप बात कर रहे थे कि वो स्ट्रोक मेकिंग जो बाउंड्री की परसेंटेज है उनकी बहुत ज़्यादा है इस टूर्नामेंट में। हाँ, और जब आप टूर्नामेंट के आगाज़ में ही इतना बड़ा एक 100 कर जाते हो तो फिर काफ़ी सारा जो ये प्रेशर की बात कर रही हैं, जब आप रन्स बना लेते हो ना एक टूर्नामेंट में, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर आप पे रिलीज़ हो जाता है। फिर आप थोड़ी क्लैरिटी नहीं कहूँगा मैं, कि थोड़ी कामनेस होती है। वो मुसीबत आपको नहीं पड़ी होती यार रन्स नहीं हुए। ये एक जो मिथ ये है कि प्लेयर्स जब टूर्नामेंट कुछ खेलते हैं, ठीक है, आपकी टीम जीती है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो आप पे प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। अगर आप पहले मैच में ही जाके 170 कर दो, चाहे मलेशिया है चाहे जो कोई भी टीम है,
आपने जब 170 कर दिया है पहले मैच में, उसके बाद आपके पास लीव, आपके दिमाग में ना होता है कि यार चलो एक मैच फेल भी हो गया, 2 मैच फेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा 100 कर दिया। अब जब वो बैटिंग कर रहा है ना, अब वो है कि वो नेचुरल ऐसे खेल रहा है कि उस पर एडिड प्रेशर नहीं है क्योंकि उसने रन्स कर दिए हैं, उस पर वो प्रेशर नहीं है कि यार मेरा टूर्नामेंट ख़राब जा रहा है। तो इसलिए जो उसने पिछली इनिंग्स खेली तो बहुत ही इन कंट्रोल और बहुत शानदार इनिंग्स थी, क्योंकि वो 177 से ज़्यादा अच्छी इनिंग्स ऐसे थी कि वो बिल्कुल ही इन कंट्रोल था। बिकॉज ऑफ दैट 177 वो कॉन्फिडेंट था, उसकी फॉर्म लगी हुई थी, उसको पता था कि यार मैं रन्स कर जाऊंगा, मुझे अब प्रेशर नहीं है। तो ये अब फाइनल में बहुत ज़रूरी है कि ये रन्स करें। लेकिन एक्सपेक्टेशन आ जाती है। मुझे याद है आपने मास सदाकत के बारे में भी ये बात की थी राइजिंग स्टार्स में, आपने कहा था फिर ऐसे प्लेयर से सब एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी नहीं है एक्सपेक्टेशन, अभी तो शुरुआत है। अभी ये एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद अगर इसका नाम चलता रहा फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। मास सदाकत तो अब पूरा एक इसने टूर्नामेंट में रन्स किया, उससे पहले भी इसका थोड़ा सा नाम चल रहा था, अब डोमेस्टिक में भी रन्स कर रहा है, तो अब एक्सपेक्टेशन हर दफ़ा है कि मास सदाकत रन्स करेगा, जो कि अच्छी बात है, जो कि प्लेयर को होना चाहिए कि यार मेरे से लोग एक्सपेक्ट करें, बल्कि जब मैं रन्स ना करूं तो लोग कहें यार इससे रन्स नहीं हुए, कि आपके पास एबिलिटी, मतलब आपकी एबिलिटी को इस तरह जज करेंगे, नहीं यार ये बड़ा प्लेयर, मतलब अच्छा प्लेयर है तो उसको रन्स करने चाहिए। तो वो अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। लेकिन मैं विद इन द टूर्नामेंट ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि फाइनल में ये रन्स करे, क्योंकि इस वक्त सबसे अच्छी फॉर्म इसकी है और सबसे अच्छी जो इसने जो पिछले मैच में बैटिंग की है, बहुत इन कंट्रोल बैटिंग की। बिल्कुल, आई थिंक सना स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन मुझे याद है इंडिया के खिलाफ जब भी आउट हो गए तो वहीं पे थोड़ा सा एक जो फैन एलिमेंट होता है ना वो आ गया कि यार समीर आउट हो गया, तो वो थोड़ा सा तो आई थिंक अब वो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन साथ ही साथ आपने भी इनकी बहुत तारीफ की, सुभान ने जिस तरह की बॉलिंग पिछले 2 मैचेस में कर दी है और एवरी टाइम पाकिस्तान नीड्स अ विकेट तो वो उनकी तरफ जा रहे हैं, तो वो भी लगता है कि एक एलिमेंट पाकिस्तान के लिए बन गया। बहुत अच्छी बॉलिंग, और ऐसा नहीं है कि उनको नया बॉल मिल रहा है, फर्स्ट या सेकंड चेंज में आके ये बॉलिंग करा रहे हैं, और हाइट बहुत ज़बरदस्त है, एक्शन बहुत ही खूबसूरत एक्शन है इनका, और ऑब्वियसली जब आप इस लेवल पर फिट भी होते हैं, आपका एक्शन अच्छा है, हाइट है, तो ऑब्वियसली आप पिच से भी ज़्यादा थोड़ा बाकी बॉलर से एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। तो एक मैच कम खेल के दूसरे बॉलर्स के से भी इंडिया के जो इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं उनसे एक मैच कम खेल के ये 11 विकेटों पे, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 3 ही मैचों में इस तरह की परफॉर्मेंस देना और 2 मैचेस में ही प्लेयर ऑफ द मैच बैक टू बैक बनना, ये एक बहुत अच्छा साइन है गोइंग इनटू द फाइनल्स, कि ज़्यादा जो सारा ध्यान था वो सबका अली रज़ा के ऊपर था, और वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बट अब बाकी दूसरी टीम्स जो हैं वो इनके ऊपर भी प्लानिंग करके आएंगी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मैच के अंदर सूर्यवंशी की विकेट, बिकॉज इवन दो के वो रन्स की लिस्ट में थोड़ा नीचे है, पर उनका जो स्ट्राइक रेट है ना वो बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है उससे बड़ी विकेट जॉर्ज की है शायद मिडल ऑर्डर, वो अब जरूर होगी, बट सूर्यवंशी अगर ऊपर से परफॉर्म करते हैं ना, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बाकी सारे जो हमने दिखाए हैं उनका स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर है, सो वो इस तरह के प्लेयर हैं कि वो जब रन्स करेंगे तो बाकी बैटर से काफ़ी ओवर्स के लिए प्रेशर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि फिर दे कैन टेक देयर टाइम और आराम से वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो एक विकेट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ऊपर से हम जल्दी विकेट वो ले लेते हैं क्योंकि वो चांस देंगे, तो आई थिंक वही प्रेशर की नर्व्स की बात होगी। अगर स्टार्ट पाकिस्तान का अच्छा होता है तो ये मैच बहुत मजे का हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक दूसरी बात ये है कि मतलब जब आप इतना लंबे रन्स करते हो उसके बाद थोड़ा सा शायद आपको अभी भी अपने जो प्रोसेसेस है ना वो कंप्लीट रखने पड़ते हैं, चाहे आपसे रन्स हो रहे हो ना हो रहे हो। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने रन्स कर लिए तो आप कहते नहीं यार कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन प्रोसेसेस कंप्लीट रखने चाहिए। ये भी टीम मैनेजमेंट का रोल आ जाएगा कि यार आपने 170 तो किया था, लेकिन उससे पहले जो आपकी प्रिपरेशन थी वो क्या थी, क्योंकि आप देखें जो बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं ना उनका एक स्टेबल एक सेट रूटीन होती है बिफोर ईच गेम, और वो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो प्रिपरेशन नेल डाउन कर जाओ तो आपका एक कॉन्फिडेंस एक मतलब जब आप मैच के लिए जाते हो तो आपको होता है यार मैंने नहीं, प्रिपरेशन मेरी पूरी है, मैंने ये किया, तो वो प्रिपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर एनी गेम। मैं फाइनल की बात बिफोर एनी गेम, और इस सिचुएशन में इन प्लेयर्स को, टीम मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि यार ये एक प्लेयर जो है कैसे प्रिपेयर करता है, इसका अपना प्रिपरेशन का तरीका क्या है और व्हाट वर्क्स फॉर हिम, वो आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है।
प्लस ऐसे होता है कि जैसे आपने कल परसों बहुत हॉट खबर है, आज तो आपने, मैं टी शर्ट पहन के आपने खबर ही कोई नहीं दी, खबर एंड के लिए तो रखी है। आप भी जैसे जैसे एक दो शो होते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं यार खैर है आप खबर नहीं लेके आनी, तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आज ऐसी तेज़ है, आज मैं टी शर्ट पहन आया हूँ और आपने खबर नहीं दी, तो फिर ये कंसिस्टेंसी तो ना हुई। तो बिल्कुल सही हो गया। मैं उधर तो हम एडवाइस कर रहे हैं कंसिस्टेंट आप भी हों। नहीं, खबर मैं पावर प्ले के लिए बचा के रखूंगा आखिरी वाले, वहां आपको खबर जरूर दूंगा। लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो एशेज की बात आपसे करेंगे। वहां पर बड़ी जबरदस्त क्रिकेट हो रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए खास तौर पर, उसको भी डिस्कस करना है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और अब बात करनी है टेस्ट क्रिकेट की, और टेस्ट क्रिकेट में एशेज की बात आपसे करनी है। सबसे पहले एट स्टंप्स क्या सूरत हाल थी मैच की, आप मैच समरी जरूर मुलाहिजा फरमा लीजिए कि क्या हुआ। तो एट द क्लोज ऑफ प्ले इंग्लैंड रिक्वायर अनदर 228 रन, 228 रन मजीद दरकार हैं इंग्लैंड को। उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं 207 रन पर। जैक क्रॉली जबरदस्त मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन आई थिंक द डिसमिसल वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। ही स्कोर्ड 85 ऑफ 151 डिलीवरीज, जो रूट मेड 39, और इस वक्त विल जैक्स और जेमी स्मिथ क्रीज पर जरूर मौजूद हैं। पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नेथन लायन ऑल्सो गॉट 3 विकेट्स इंडीड एज वेल, बट लुक्स लाइक के इस वक्त तो यही प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट है कि कल के पहले सेशन तक लगता ही है कि ऑस्ट्रेलिया जो मैच खत्म करने में कामयाब हो जाएगा। ऑल्दो इंग्लैंड वाज स्टिल डिफाइंड, बट आई थिंक अगर आज के पूरे दिन की अगर आप बात करें तो जैक क्रॉली की सिर्फ इनिंग्स निकाल दें तो इतनी कोई बैटिंग के अंदर वो स्ट्रेंथ तो खैर पूरी सीरीज में नजर नहीं आई, लेकिन इतनी कोई फाइट बैक भी नहीं नजर आई। जो नीचे से बेन स्टोक्स रन कर रहे थे आज, वो भी नहीं हुआ। तो नेथन लायन टुक हिज विकेट, उनको बोल्ड कर दिया 5 ही रन पर। बट सरा मीर वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंस कंटिन्यूज, और खास तौर पर पैट कमिंस की जो परफॉर्मेंस एक बार फिर रही है, ही स्टिल गॉट द बिग विकेट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले टेस्ट मैच में। बिल्कुल, हम पैट कमिंस की तो जितनी बात करें, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स एट द मोमेंट। उनकी लीडरशिप की बात करें, उनकी बॉलिंग की बात करें, ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और बहुत ही, चाहे नया बॉल इनसे करवा लें, पुराना बॉल करा लें, इज ऑलवेज इन द फाइट। और कैच आप चेक करें, आई थिंक ये कैच बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, बहुत ज़बरदस्त। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विकेट है इस चेस के अंदर, क्योंकि जो रूट एक ऐसे प्लेयर थे कि एंड पर जो हल्का सा कोलैप्स आया है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में, और थोड़े से रन जो छोड़ गए, वो जो रूट की अगर 100 हो जाती किसी वक्त इस इनिंग्स में, चेज में, तो फिर एक मैच बन सकता था। और अभी लग रहा था जिस वक्त इवन जैक क्रॉली और हैरी ब्रुक्स खड़े थे, तो ऐसा लग रहा था कि चलो शायद यहाँ पर भी ये 2 बड़े स्कोर कर जाएं, और बेन स्टोक्स वो स्टिल टू कम, फिर भी एक होप इंग्लैंड के लिए वहाँ पर बाकी थी। पर अब जो विकेट्स ले लिए नेथन लायन ने और बेन स्टोक्स भी चले गए, तो अब बहुत ही मुश्किल लगता है कि ये मैच। नेथन लायन का भी सरा ने कहा, उनका भी स्पेल आपको दिखाते हैं, उनका स्पेल ऑफ बॉलिंग वाज आल्सो ब्रिलियंट। आई थिंक वो जो उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए, खास तौर पे जो बेन स्टोक्स की विकेट थी, तो आई थिंक ही इज बीन ऑन सॉन्ग। और वो सना हमने पहले भी बात की, इवन दो ही वाज ड्रॉप, बट वो परफॉर्मेंस को नहीं अफेक्ट किया उस चीज में। बिल्कुल, उसको और ज़्यादा आई थिंक और एग्रेसिव आए हैं, बिकॉज प्रॉपर ऑफ स्पिनर जो चाहता है जिस तरह की विकेट, खासतौर पे बेन स्टोक्स वाली जो विकेट थी, और ही इज़ द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, तो किसी वजह से ही है। आई थिंक बहुत आउटस्टैंडिंग, फ्लाइट पे इनका कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है, ड्रिफ्ट बड़ी ज़बरदस्त कर लेते हैं, और जो लेफ्ट और राइट हैंड के बैटर्स के ऊपर ये एंगल क्रिएट करते हैं एज अ बॉलर, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो मज़ा आता है एज एन ऑफ स्पिनर इनको देखने का, इनकी विकेट्स देखने का। और शुक्र है कि फिंगर स्पिनर्स जो है वो अभी भी किसी न किसी फॉर्मेट में तो डोमिनेट कर ही रहे हैं, तो बड़ा एंजॉय करते हैं इनकी बॉलिंग। टेलीविजन भी डोमिनेट कर रहे हैं, सिर्फ आई थिंक फॉर्मेट्स नहीं, टेलीविजन में भी डोमिनेंस नजर आ रही है। वाजिद भाई, नासिर हुसैन मेड सम इंटरेस्टिंग कमेंट्स। उन्होंने कहा कि बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ओनली दीज 2 आर बॉलिंग, इन ओनली दीज 2 आर बैटिंग, द रेस्ट ऑफ द टीम लुक्स लाइक कि वो सिर्फ फील्डिंग करने के लिए आए हुए हैं। और एक चीज जो ऑली पोप के बारे में कही गई, उन्होंने कहा कि अब लगता यही है कि ही इज प्लेइंग ऑन बोरोड टाइम मोस्ट प्रोबब्ली। नहीं, बोरोड टाइम, ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन थ्रू द 3 साल जो ये मकलम और बेन स्टोक्स और रॉब की, जिन्होंने ये डायरेक्शन पकड़ी कि जी हम तेज़ अटैकिंग क्रिकेट, अल्ट्रा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, और उससे हम फोकस, ये सबसे बड़ी सीरीज़ है इंग्लैंड के लिए। गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एशेज़ में सबसे बड़ी सीरीज़ यही होती है, और सारा फोकस अटेंशन इसी पे होता है। तो आपने वो जो 2-3 साल जो आपने क्रिकेट खेली कि नहीं यार, पहले बॉल से अटैक, पहले बॉल से ही हमने तेज़ रन्स बनाने, वो जो गेम प्लान था वो 2 टेस्टों के बाद ख़त्म हो गया।
तो आपने जो 2 साल से 3 साल से जो री इन्फोर्स किया हुआ था हर प्लेयर में कि नहीं यार तुम जाके खुला खेलो खुला खेलो खुला खेलो, वो ख़त्म हो गया। अब बेन स्टोक्स ट्रेडिशनल क्रिकेट पे आ गया। उसने दूसरे टेस्ट मैच के बाद में कहा कि वी नीड सम मतलब फाइट, मतलब ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट फॉर वीक मैन। वीक मैन मतलब ये है कि फिर आप बारी लो, फंस के खेलो। यानी वो ब्रांड तो फेल हो गया ना, वो ब्रांड जो आपने इतने साल आपने शोर Invest मचाया किया हुआ उसमें। था कि जी नहीं ये वो तो फेल हो गया। ऑस्ट्रेलिया बाउंसी ट्रैक्स पे जहाँ पे कंसिस्टेंट बॉलिंग हुई वहाँ पे फेल हो गया। तो वो अब देखना यार बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब देखना ये है कि चलें अब ये एशेस ख़त्म हो जाती है या ये 4-1 या जैसे भी हो रिजल्ट, अब आगे ये क्या करेंगे, क्योंकि आपने सोचा ये था कि नहीं यार इसी तरह हम एक बिल्कुल नई डायरेक्शन में जाके हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। वो ऐसे नहीं होता। आप ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलिया में आपको कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए। आपने नेथन लायन की बात की, उसको कितने ओवर से विकेट नहीं मिल रही थी लेकिन वो एक ही जगह बॉल करी जा रहा है। इन्होंने कमेंस की बात की, कमेंस भी जगह नहीं छोड़ता, चाहे जितना वो खूबसूरत बॉलर है जैसा भी है, जगह हेजलवुड है, जगह नहीं छोड़ता। तो वो जब तक आप उस जगह पे कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलती। इवन बैटर भी अगर आप कंसिस्टेंटली ट्राई करोगे कि ऑन दी आप ड्राइव मारूं या ट्राई करोगे जी तेज़ रन्स करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग अच्छी है और पिचेस थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंस के, तो जो एज लगेगा वो कैरी भी करेगा। तो आप एक वन डायमेंशनल क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते। पाकिस्तान को भी या जो भी टीमें गई हैं उनको प्रॉब्लम हुई है, मासवा इंडिया के। इंडिया ने जब इनको हराया तो उनकी बॉलिंग बहुत कंसिस्टेंट थी, उनकी लेंथ बॉलिंग बहुत कंसिस्टेंट थी। चाहे वो जो भी बॉलर आता था वो एक लेंथ पे बॉल करता रहता था। तो पेस से बहुत, ये कहते हैं जी पेस होनी चाहिए, पेस से ज़्यादा कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब ये इंग्लैंड जीता था, एंड्रू साउथ मेरे ख्याल कप्तान थे, तो ब्रेजनन ने भी आउट किए, ट्रेमलेट ने भी आउट किए, लेकिन वो कंट्रोल ये स्टाफ करते थे ऑपोजिशन को। इस वक्त जो इंग्लैंड की बॉलिंग है उसमें कंसिस्टेंसी लेकिन बाजी भाई इसके बाद फिर प्लान बी क्या होगा, ये नहीं है आपने ना भी कहा। प्लान। उसका इशू में क्योंकि इवन मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। बेन स्टोक्स को कप्तान बनाया गया तब भी शायद अप्रोच एक वन साइडेड ही थी कि जी ये क्योंकि सक्सेसफुल नजर आए T20 और वनडे में तो कप्तान बना दे। बिल्कुल नहीं तब प्रॉब्लम थी। मतलब 17 टेस्ट मैचेस में से एक टेस्ट मैच जीते थे, ठीक है, इन्होंने अप्रोच चेंज की, शायद वो उस तरफ गए लेकिन करेक्शन नहीं की। अप्रोच इन्होंने चेंज कर लिया, अल्ट्रा अग्रेसिव, ठीक है जी, वो मतलब बिल्कुल सूटेबल पिच हो और ऑपोजिशन भी मतलब इतनी माइल्ड हो तो आप उसमें सक्सेसफुल, और शुरू में इनको सक्सेस भी मिला। पाकिस्तान को आके 3-0 हराया, लेकिन जब दूसरी दफ़ा आए तो फिर क्या हुआ, जहाँ पे आप अगर टेस्ट मैच क्रिकेट को वो या मतलब लॉन्गर फॉर्मेट को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर ऐसे ही होगा। आप रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट की ये बात है कि 5 डेज़ में सिचुएशन, पिच सिचुएशन, मैच सिचुएशन हर वक्त चेंज होती रहती है, तो आपको अडेप्ट करना है। अगर आपने कहा नहीं दिस इज़ द वे आई प्ले, तो फिर इंग्लैंड इस वक्त जो मुझे लगता है ना कि टीम ऐसी है कि टेस्ट मैच एक बहुत ही शानदार जीत जाएगी लेकिन सीरीज़ नहीं जीतेगी। कंसिस्टेंटली एलीट टीमों को नहीं हरा सकती। 1-2 मैचेस में आप लगेगा कि यार मज़ा आ गया, अच्छी टीम ही नहीं मज़ा आ गया। वो ऐसा मैच जीतती हैं कि मतलब सेंसेशनल मैच जीतती हैं, बट उसके जो राउंड है वो सेंसेशनल तो 3-4-5 मैचों के बाद एक दफ़ा आता है ना, या चलो ऐसे आता है ना, एरेटिक टीम है, तो वो आप ये नहीं कह सकते ये एलीट टीमों में से। इसीलिए अभी तक ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचे। तो जो रूट की तो बात कर ही नहीं है, बट बेन स्टोक्स इज ही एक्चुअली एन एलीट क्रिकेटर फॉर इंग्लैंड या ओवररेटेड एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर? देखिए जिस तरफ वो चला गया ना, इन्होंने कल परसों बात की थी, पर्थ में इसने 100 किया था। वो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया बहुत तेज़ बॉलिंग हो रही थी, पिच भी इतने बड़े उसमें क्रैक्स थे बिल्कुल। तो एक हमारे फॉर्मर खैर इधर ही बैठते होते थे, राशिद भाई से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि इस पिच पे इसने जो 100 किया ना हम सब भाग जाते। मैं कहा बात तो ठीक है, हम अगर इधर बैटिंग कर रहे थे तो हम भाग जाते, इतनी तेज़ बॉलिंग हो रही थी। वो लेवल ऑफ बैटिंग ना इसने अपनी डिक्रीज़ की, क्योंकि इसने वो बेसबॉल इफेक्ट में कि नहीं मैंने लीड करना है कि इस तरह हमने खेलना है, तो इसने वो
सेक्रीफाइस कह लें या जो भी कह लें, इसने अपनी बैटिंग अप्रोच चेंज की, उसमें ये सफ़र किया है। अब इसकी बैटिंग उस लेवल की नहीं है, क्योंकि वो या तो रोकता है या मारता है। वो जो आपका रिदम है ना बैटिंग का, वो ख़राब इसलिए हो गया क्योंकि इसने वो कई साल ऐसे खेला कि नहीं यार डोमिनेट करना, निकल के मार रहा है, इधर मार रहा है। तो मेरा ख्याल इसने अपने आप को ना 2-3 साल है इसने अपनी बैटिंग बहुत ख़राब, बॉलिंग इसकी, बॉलिंग तो ये जब चाहे कर सकता है, लेकिन बैटिंग इसने अपने आप को ना मतलब कहते हैं कि थोड़ा अपने आप को ज़ाया किया। तो वो अप्रोच इसको भी मतलब ख़राब कर गई। ये ओवररेटेड तो इसलिए आपने लफ्ज़ लिया कि भाई परफॉर्मेंसेस नहीं है ना, परफॉर्मेंस ने मतलब आपकी ज़ाहिर है एलीट लेवल पे परफॉर्मेंसेस आगे पीछे होती रहती है, बट आपने अपने आप को पूरी तरह चांस भी नहीं दिया ना। आपने अपना हाई रिस्क ले गए कि आपने अपनी परफॉर्मेंस खुद ख़राब की। बिल्कुल, बट वो हाई रिस्क आप ले गए टीम की खातिर कि आपने फोकस किया हुआ था कि नहीं यार हम एशेज जीतेंगे, लेकिन वो अप्रोच ही पे आपकी ये जो सारा जो इन्होंने बनाया, थियरी बनाई, वो अगर ये फाइनल हो जाता है तो बिल्कुल ही क्रम्बल हो जाएगी। बट ये मसला है कि बीच में काफ़ी सारे लोग कहते रहे कि नहीं यार ये अप्रोच ठीक नहीं है, इसको थोड़ा रिफ़ाइन करो, नहीं ये माने। सवाल मैं नासिर हुसैन को मैं सुन रहा था, आतिटन को सुन रहा था, अब सवाल ये बनता है कि आपने 3 साल तक या 2 साल जो भी प्रिपरेशन की आपने इसी तरह हम खेलेंगे, अब क्यों चेंज कर? हाँ, नहीं, और दूसरा ये भी है, उन्होंने खुद भी कहा इवन कि आई थिंक उन्हीं की तरफ से कमेंट्स आए थे सना, दैट दे सेड कि प्रॉब्लम ये है कि ये कप्तान और कोच एक बबल के अंदर है और उसके बाहर वो किसी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी फॉर्मर क्रिकेटर से एडवाइस नहीं लेनी। उन्होंने स्टबर्न का लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि दे बिकम टू स्टबर्न टू टेक एनीवन्स एडवाइस। देखिए, जब आप इतनी एक्सट्रीम अप्रोच पे जाते हैं ना कभी भी, तो वो कभी भी उसका लास्टिंग इफेक्ट नहीं आ सकता। आप वो डिफरेंट एराज या डिफरेंट जो ईयर्स आते हैं आपकी करियर्स के अंदर, उसके आप उसको ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। हमने भी कोशिश की, स्पिन विकेटें बनाई, एक मैच जीत जाते थे, एक मैच हार जाते थे, एक ऐसी टीम से जो इतनी वीक, इतनी स्ट्रांग भी नहीं नजर आती। इसी तरह इंग्लैंड एक मैच जीतता है, जब एक ड्रास्टिक एक्शन पाकिस्तान लेता है, स्पिन पे आता है, तो वो उसी फॉर्मेट से खेलते हैं, वो मैच हार जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी आपको ऑस्ट्रेलिया को ही आपको देखना पड़ेगा। आप यू कांट गो पास्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी टीम इस तरह की बनाते हैं और उनका स्क्वाड हमेशा, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट में खेलने आ रहे हो, उनकी लड़कियां हो लड़के हों, वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट उठा लें, उनके 15 इस तरह के होते हैं जो उस पर्टिकुलर कंडीशन में, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जिस भी तरह की कंडीशन और सिचुएशन बन जाएगी, उसको काउंटर करने का प्लेयर उनके पास मौजूद होता है, 11 के अंदर भी और 15 के अंदर भी। अब आप जब ये कह देते हैं कि नहीं हमने तो एक ही तरीके से खेलना है, क्रिकेट को बिला वजह नहीं चेस के साथ रिलेट किया जाता है, बहुत रिलेट किया जाता है कि इसकी मूव्स होती हैं। सो आप अपनी मूव्स पहले से नहीं दिखा सकते। क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें बहुत सी प्लानिंग लगती है, तो जितना आप अपने हाथ में रखेंगे उन प्लान्स को, आपको याद है हमारी टीम ने भी एक रिवायत शुरू की थी कि 2 दिन पहले टीम अनाउंस कर प्लेइंग 11 बता प्लेइंग 11, तो कितनी देर हम उसको चला सके। तो जो एक विजडम चलता आ रहा है कि नहीं टॉस पे ही बताना है, बिकॉज उधर से आपको एक एडवांटेज मिलता है, आप नहीं वो एडवांटेज दूसरी टीम को दे सकते। इसी तरह से अगर आपने एक वे ऑफ प्लेइंग बता दिया कि भाई हमने तो खेलना ही एग्रेसिव है, तो आपने आधा काम तो अपोजिशन का वैसे ही आसान कर दिया कि वो अब सिलेक्ट ही उन लोगों को करेंगे, वो बॉलिंग लेंथ ही वो कराएंगे जो जिसके ऊपर आप उस अटैक को यूज। लेकिन एशेज के लिए पर्टिकुलरली सना कप्तानी का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आई थिंक क्योंकि हमें इंग्लैंड में शायद इतने जबरदस्त कैप्टन्स देखने की आदत हो गई थी, फ्रॉम एंड्रू स्ट्रॉस टू एलिस्टर कुक, जो रूट का थोड़ा सा असर, और उसके बाद एकदम से बेन स्टोक्स, इवन इसके बाद मुझे लगता है अब फॉर एग्जांपल हैरी ब्रुक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया इन वाइट बॉल क्रिकेट, और उसी बेस के ऊपर, उस परफॉर्मेंस की बेस पे उनको टेस्ट में भी लाए कि ये बैस बॉल सही खेल रहे हैं। मे भी हो सकता है इफ बेन स्टोक्स का एरा खत्म होता है तो शायद हैरी ब्रुक बिकम्स दी ओनली ऑप्शन, बट वो कप्तानी का ऑरा नहीं नजर आ रहा जो इंग्लैंड ने ट्रेडिशनली एंजॉय किया एशेज में। देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे प्रेशर हैंडलिंग की, और प्रेशर हैंडलिंग की जो एंड पे आके बेस बनती है ना, जो फाउंडेशन है, वो है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब एज अ कैप्टन आपका मेन फोकस एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट को अफर्म करना है और उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डिफेंड करना है, तो एट टाइम्स जो आपके प्रेजेंट मोमेंट पे आपसे रिक्वायरमेंट है वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
में आप प्रूफ करना चाह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं खेलेंगे, हम तो ऐसे खेलेंगे। सो आपका ध्यान उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को स्टैब्लिश करने में चला गया, रादर देन आप उस वक्त उस गेम की सिचुएशन देखें कि मुझे इस वक्त गेम क्या कह रही है। तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ी सी कमी है। एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, मैं तो काफ़ी बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा रेट करती हूँ बेन स्टोक्स को, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज जिन जिन मैचेस में और जिन जिन जगहों पर इन्होंने दी, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, इवन फील्डिंग हो, तो उस तरह से मैं इनको बहुत रेट करती हूँ। पर जहाँ लीडरशिप की बात है तो वहाँ पर जाके ये लोग फंस गए हैं, जहाँ अब ये बैस बॉल को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में, उसी को फर्म करने के चक्कर में रिजिड हुए और उसके रिजल्ट्स अब इनको देखने बड़ा भारी वक्त चल रहा है उनको, फील्डिंग में भी बॉल लग गई, बैटिंग करते हुए भी बॉल लगा। दूसरा इसमें जब जो बैस बॉल की कामयाबी, जो शुरू में जो कामयाबी है, बीच में भी जो कामयाबी है, उसमें एक तो जो रूट का बहुत बड़ा रोल है। जब रूट रन्स करता है, जब वो स्कोर करता है तो ये नॉर्मली जीत जाते हैं। दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान सीरीज़ ले लें, जब ये इन्होंने पाकिस्तान को हराया, उसमें जो आप बॉलर्स देखें ना, एंडरसन, ऑली रॉबिन्सन थे, और ये वुड थे, अपना जैक लीच थे, ये बॉलर्स पक्के बॉलर्स थे। ये इन्होंने बॉलिंग मतलब ड्यूरिंग द सीज़न या ड्यूरिंग द सर्किट इन्होंने बहुत ओवर्स किए हुए थे, प्रिपरेशन इनकी बहुत थी, तो वो कंसिस्टेंट बॉलर्स थे। अभी जो गई है टीम, आर्चर इंजरी के बाद आया है, कितने मैचेस खेला है फर्स्ट क्लास के, वो उतनी बॉलिंग, रेपिटेशन की बात कर रहा हूँ कि कितनी बॉलिंग करे। कास ने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, स्टोक्स भी इंजरी से आया है लेकिन बॉलिंग ठीक कर रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं कर पा रहे। जॉश टंग भी लिमिटेड नंबर है बिल्कुल। जॉश टंग सिर्फ एक वो पॉट्स हैं जो मैच नहीं खेले, उनके फर्स्ट क्लास के मैच काफ़ी हैं बिफोर द एशेस। बशीर हैं, शुएब बशीर, जो कि आप कह रहे हैं कि यार विल जैक्स को इन्होंने खिलाया, जो कि मतलब आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं ना कैप्टनसी, जब इस किस्म की बॉलिंग है जो अब आपको पता है कि यार नहीं कंसिस्टेंट बॉलिंग चाहिए, वो कंसिस्टेंट बॉलिंग आर्चर के अलावा, आर्चर ने इसमें वो आर्चर के अलावा कोई कंसिस्टेंट बॉलिंग कर ही नहीं रहा। तो आपने देखा है कि 2-4 ओवर के बाद वो बाउंसर पे चले जाते हैं। दैट इज़ नॉट, मतलब ये टैक्टिक नहीं है, दैट इज़ इन्फोर्स्ड, क्योंकि आप वो एक लाइन और लेंथ होल्ड नहीं कर सकते, और कुछ बचा नहीं ना आपके पास। बट आपने ये भी अपने आप पे थोड़ा सा लेके आए हैं, क्योंकि आप एक नई डायरेक्शन में चले गए ना, कि हमने इसको, आप सारा कुछ गलत कर रहे थे, हमने इसको ऐसे करना है कि यार नहीं, प्रिपरेशन में ओवर्स नहीं चाहिए, प्रिपरेशन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं चाहिए, हमें वो बॉलर नहीं चाहिए जो कि एक जगह पे बॉल कर सके। हमने देखना है कि नहीं यार ये इसमें वाइब है, ये चाहे इसकी प्रिपरेशन में इसने 3-4 ओवर किए, ये हमें वहाँ जाके मैच जिता देगा। तो ये थोड़ी सी, मतलब आप जो बबल की बात कर रहे हो ना, वो थोड़ी सी इसलिए एरोगेंस नज़र आ रही है क्योंकि आप सब सामने आ गए कि यार जो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट इज़ द बॉलर के बॉलिंग करें, उसके बाद जब वो बॉलिंग करके कितने 60, 70, 100, 150 ओवर करके आएगा तो बेहतर बॉलिंग करेगा। जैक लीच सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको आपने साइड लाइन कर दिया। आपका नंबर 1 स्पिनर, ये कहते हैं स्पिनर नहीं है, नंबर 1 स्पिनर अभी भी वही है। जैक लीच आपका नंबर 1 इंग्लैंड का स्पिनर, उसको आपने साइड लाइन किया। हमने शुएब बशीर को हमने तैयार करना है, तैयार आपने ऐसे किया कि आपने 3 टेस्ट मैच में रख दिया उसको। तीसरे टेस्ट मैच में जहाँ पे वाकई स्पिनर, चलो जी पहले 2 टेस्ट मैच स्पिनर नहीं, जो वाकई स्पिनर खेलता था, वहाँ पे आपने विल जैक्स को खिलाया। बिल्कुल। तो टैक्टिकली अगर आप बात करें तो वो थोड़ा सा इसलिए आपको कप्तानी इतनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि जो उसके पास जो प्यादे हैं ना वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज बहुत खराब है। आई है। थिंक ट्रेडिशनली उनका फर्स्ट चेंज भी इंग्लैंड के लिए बड़ा जरूरी रहा है। ट्रेडिशनली आई थिंक ब्रॉड एंडरसन का बहुत ज्यादा वर्कलोड क्रिस वोक्स के आने से बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ गया था, बट आई थिंक वो जरूर नजर आता है। बट बाजिद भाई इज राइट, आई थिंक वो वाइब से ज्यादा आई थिंक देव गॉन विद कंसिस्टेंसी को रिप्लेस कर दिया स्वैगर के साथ। तो देव बीन सर्चिंग फॉर दैट स्वैग जो बैटर या बॉलर में नजर आ जाए। बट ऑन दैट नोट एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो आपसे कुछ लीग क्रिकेट की भी बात करनी है। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज वहां पर भी आ रही हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और एक और बहुत बड़ी खबर है, उसको भी शो का हिस्सा बनाएंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और आज लीग क्रिकेट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था, खास तौर पर बिग बैश, क्योंकि ऑल द बाबर फैंस आर अबज़ वंस अगेन। तो वो बाबरिस्तान वाला एलिमेंट दोबारा से नजर आ गया। बाबर स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी और उनकी पहली हाफ सेंचुरी में बिग बैश में नजर आ गई। तो आई थिंक दैट 50 रन्स रियली मेड अ डिफरेंस। बट ओवरऑल बड़ी परफॉर्मेंसेज
वहां पर रही हैं। सिडनी सिक्सर्स फाइनली वन द फर्स्ट मैच एज वेल, लेकिन उससे पहले बड़ी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट हमने देख ली, 250 से ज्यादा रन्स भी चेज हो रहे थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंपैक्ट तो हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन पहले बाबर आजम की बात करनी है। तो सना मीर आज बड़े ऑन सॉन्ग नजर आए, प्लेड लाइक द टिपिकल बाबर आजम दैट वी नो, उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया आज आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल, आई थिंक आज कंफर्टेबल नजर आए, आज ऐसा नजर आ रहा था कि कॉन्फिडेंस भी उनका नजर आ रहा था, और साथ खैर उनके जो उनके पार्टनर थे सारा प्रेशर उन्होंने भी ऑफ कर दिया, बट मजा ही आ रहा था। बाबर की प्रॉपर हमें जो कवर ड्राइव्स डाउन द ग्राउंड बहुत खूबसूरत खेला, शादाब को भी आड़े हाथों लिया है तो वो भी एक मज़े का फैक्टर ज़रूर था। बट ऑब्वियसली रन्स ऑन द बोर्ड 50 करना बड़ा ज़रूरी था। एक शॉट जो डाउन द ग्राउंड खेली वो बहुत ही खूबसूरत, मैं आपसे नेक्स्ट जब आके दिखाएंगे, ये बहुत ही अच्छा शॉट। इसमें नज़र आ रहा है कि बाउंस को अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया उन्होंने, तो ये अच्छी चीज़ नज़र आई। बट जिस बॉल पे आउट हुआ उसमें आप लिटरली आप बैट देख सकते हैं, बिकॉज हम लोग जब इस पोजीशन पे अपनी पिच पे चले जाते हैं तो ऑलमोस्ट हिप हाइट से आप उसको कनेक्ट कर देते, तो वो वहाँ से शुरू हुआ है उनका हाथ और आज जाते जाते यहाँ पर क्यों कनेक्ट नहीं हो सका। तो वो ऑस्ट्रेलियन बाउंस की आपको खास तौर पे जब आप ये डिसमिसल देखेंगे कि एज ए प्लेयर आपको कितना एडजस्ट करना पड़ता है हाइट के साथ, और ऑब्वियसली आपकी एक मसल मेमोरी बनी होती है। बट अच्छी चीज़ ये है कि बाबर आजम ने 2 ही मैचेस में एडजस्ट कर लिया, तीसरे मैच में 50 कर दी। इंटरेस्टिंग ये है कि इस मैच में 2 ऐसे प्लेयर्स थे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है पाकिस्तान के सर्कल्स में। एक तो ऑलरेडी T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे, पहले भी अभी हाल ही में रहे हैं ट्राई सीरीज़ में, एक जो है वो वर्ल्ड कप में जगह बना लेंगे, वो भी आज एक्शन में थे और वो शादाब खान थे। तो एक इंटरेस्टिंग मैचअप था दोनों के दरमियान। नहीं, इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन शादाब जैसे आप कह रहे हैं कि नंबर 6 पे बैटिंग करेगा, आज बैटिंग तो बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है। प्रॉब्लम ये बिग बैश या ऑस्ट्रेलिया में इसको ये ज़रूर होगी क्योंकि वहाँ पे जो स्पिनर है उसका बॉल रुक नहीं रहा। तो आज भी शादाब को 30-35 रन हुए हैं ज़रूर, एक तो छक्का भी बच गया था उसकी बॉलिंग पे शायद, लेकिन जो कमबैक आप ठीक है, अगर आप उसकी बैटिंग पे कमबैक करवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको जो बॉलिंग में है वो नंबर्स आपको मतलब बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात होगी कि वहाँ पे बॉलिंग में, क्योंकि जिस तरह बिग बैश चल रही है 250 हो रहा है, कभी 200 हो रहा है, कभी इस तरह हो रहा है, तो वहाँ पे स्पिनर का, स्पेशली रिस्ट स्पिनर का थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, क्योंकि आप फिगर्स देखेंगे ना, आप कहेंगे नहीं यार नहीं, आप उनके फिगर्स 4 ओवर्स से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, आप उसको हाफ कर लेना, वहाँ पर तो 2 ही ओवर करने हैं, वहाँ 4 तो नहीं करने, 2 करना है, 2 करने हैं वहाँ। बैटिंग कहाँ करनी है? 6 नंबर 6, और बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी फील्डिंग करेंगे पॉइंट पे। ठीक है, जैसे बाकी आप पॉइंट पे फील्डिंग करेंगे, जैसे बस आप आपने टीम बना ली, अब हम क्या कहें। मैं वाइस कप्तान भी कह देता हूँ, एक और जो है एलिमेंट दे देता हूँ। तो कप्तान भी खेलेगा, वाइस कप्तान भी खेलेगा? नहीं, वाइस कप्तान खेलेगा, कप्तान तो वही रहेगा। अच्छा, कप्तान वही रहेगा, कप्तान नहीं जा रहे। तो बैटिंग ऑर्डर कैसे सेट करेंगे? बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 पे, 5 पे आपके वैसे नंबर 6 पे कौन आता? वैसे आप आई मोहम्मद नवाज कह रहे थे नंबर 6 पे। नहीं, वो 7 पे 11 में वैसे नंबर 6 पे कौन? फहीम अशरफ नहीं खेलेंगे ना? नहीं, वैसे नंबर 6 पे आता कौन? नंबर 6 के ऊपर फहीम अशरफ नहीं खेलता, वैसे नंबर 6 पे आता कौन? सलमान अली आगा। नंबर 5 पे फखर 4 पर आते हैं, 5 विकेट कीपर आपका आता है। फखर आता 6 पे? नहीं, फखर तो 4 पे खेल रहा है। कहाँ पे? बाबर आजम 3 हो गए, फखर आपका 4 हो गया, 5 पे सलमान अली आगा आ गए आपके, ठीक है। और नंबर 6 के ऊपर आप लेकर आ रहे हैं शादाब खान। तो वो जो उस्मान खान है, वो उसको रामदीन वाला आपने फॉर्मूला दिया तो है। मैंने फॉर्मूला आपने कहा था आपका विकेट कीपर खिला लो। विकेट कीपर कौन करेगा? उस्मान। तो अच्छा, आप फहीम को बिठा रहे हैं? फहीम को बिठा दिया है, बिठा रहे नहीं, बिठा दिया है। तो 2 साल उनको तैयारी करा के बिठा दे। तो इसी तरह जिसको तैयारी नहीं कराई उसको भी तो टीम में ले आया। फास्ट बॉलर 2 जी, और बाकी स्पिनर्स आपके। तो एंड में कौन बॉलिंग करेगा? जिनके 2 ओवर बचाएंगे शुरू में आप। जिनके 2 ओवर शुरू में बचाएंगे, ठीक। लेकिन आप वो बाकी बातें छोड़ें, आप ये ऑस्ट्रेलिया, ये जो बिग बैश है इसको देखें आप। एक तो बाबर को लेके, बाबर बैटिंग कहाँ पे कर रहा है? ओपन करें बाबर, तो उसको अपना जो सबसे प्रीमियर स्पॉट है उस पे ही खिला रहे हैं। प्लस जो दूसरी बात है, इस दफ़ा हमने देखा है कि बिग बैश ने पाकिस्तानी प्लेयर्स उठाए हैं और कितना उस पर कितना फोकस हुआ है, कितना ज़्यादा, मतलब पहले भी पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर्स खेले हैं यार, बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं, ऐसे नहीं है कि बिग बैश में कोई खेला नहीं है, लेकिन इन्होंने मार्केटिंग कैसे की हुई है इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स की। अश्विन को भी इन्होंने साइन किया था, अश्विन मेरा ख्याल अनफिट हो गया क्या, वो जा नहीं सका। अब इसके पीछे शोएब भाई होते तो बड़ा मज़ा आता है। इसके पीछे आप थ्योरी देखें, थ्योरी ये है कि
शायद उनको ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर्स आते हैं या जो फॉलोइंग आती है वो इंडिया पाकिस्तान से आती है। तो बिग बैश या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड पैसे मतलब इसमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहता है। थोड़ा ये पिछले साल या कुछ ऐसा है कि इतना प्रॉफिट नहीं, यानी मार्केटिंग स्टंट है। मार्केटिंग नहीं, स्टंट नहीं है, मार्केटिंग तो उन्होंने ऐसी की है कि आप अब देखिए सारे पाकिस्तान को एंगेज कर लिया ना। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की आई बॉल्स तो पहले आपने ही मतलब हो रहा होता था, बिग बैश कोई ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन जब आपने बाबर को स्पेशली बाबर को साइन किया और शाहीन को साइन किया और रिजवान को साइन किया, उसके बाद आई बॉल्स बढ़ गए, ज़्यादा हो गए। अश्विन जाता तो फिर इंडिया से भी आई बॉल बढ़ जाते, नेचुरल बात है। मतलब आप बड़े इंडिया में तो मसला ये है ना कि आईपीएल के अलावा तो वो लीग खेलते नहीं है, तो वहाँ से वो पुल नहीं आ सकती। तो ये इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त, हमें पता नहीं चला लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की, अपनी लीग को इन्हांस करने, पॉपुलर करने के लिए ये। और मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप कल बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर वापस आ जाएंगे तो मेरे हिसाब से वो आने नहीं देंगे। नहीं, वो तो हो गया, वो तो मेरे ख्याल से वो नहीं आ रहे। और ये डील उससे पहले हुई होगी क्योंकि उन्होंने ये देख के ही किया ना, साइन किया कि पूरे साइन किया ताकि यहाँ से वो आप ये 3-4 प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स आप इस वक्त अगर आप निकाल लेंगे बिग बैश से तो एकदम वो पाकिस्तान में उसकी जो एकदम अभी फॉलोइंग हर कोई बात कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक बात और है कि बाबर का स्कोर करना ना सिर्फ ज़ाहिर हमें तो अच्छा लगता है ये, लेकिन उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बाबर स्पेशली रन्स करे, क्योंकि फिर पाकिस्तान की और मतलब लगा रहेगा कि नहीं यार बाबर खेला, बाबर रन्स करे। बाबर तो आइकॉन है ही ना। मार्केटिंग और आईबॉल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक तो काफ़ी सारे मैचेस खेलें पाकिस्तानी जो इन्होंने रखे हैं, प्लस परफॉर्म भी करें ताकि यहाँ से जो इन्होंने जो एवेल्यूएट किया ना कि यहाँ से हमारी व्यूअरशिप होगी या यहाँ से लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे, वो सिलसिला चलता है। उनके लिए तो ठीक हो गया, तो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा कि श्रीलंका टूर वर्ल्ड कप से पहले वही कंडीशंस में आपके टॉप जो प्लेयर्स हैं वो हैं ही नहीं। 3 मैचेस से कितना को फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जिसने खेलना ही 3 मैच है टीम में आने के लिए, वो तो 3 भी नहीं खेलेगा। कौन? शादाब। नहीं, वो तो आपको फ़र्क पड़ा ना। मुझे तो नहीं, 3 मैचेस से कितना का फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन मतलब अगर ये कंसिस्टेंट ये जो 3-4-5 प्लेयर कंसिस्टेंटली T20 क्रिकेट खेल रहे हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, तो प्रेपरेशन तो फिर भी अच्छी है ना। ये तो नहीं है कि चलो 3 मैच अच्छा बुला लेते हैं, 3 मैच खेलेंगे उसके बाद क्या फिर बैठ जाएं। तो वो उधर से निकालेंगे, 3 मैच खिलाएंगे फिर बहुत, लेकिन ये कंसिस्टेंटली कंडीशंस हाँ फ़र्क हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली T20 क्रिकेट खेल रहे हो और आप इन फॉर्म हो तो वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि आई थिंक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपको कहा था आपसे शेयर करेंगे एंड में, और वो ये है कि इंडिया ने अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अब एज अ होस्ट नेशन दे टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द फर्स्ट वन टू डू दैट। ये उनका स्क्वाड आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सूर्य कुमार यादव भी उनके कप्तान है, अक्षर पटेल हैज बीन द वाइस कैप्टन, बट द बिग न्यूज इज कि उनके इससे प्रीवियस वाइस कैप्टन शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह आए हैं ईशान किशन जो टीम में जिनको शामिल किया गया है। सना मीर क्या कहना चाहेंगी, हाउ बिग इज दिस फॉर इंडिया टू ड्रॉप शुभमन गिल इन द T20 वर्ल्ड कप? आई थिंक बहुत प्रेशर आ चुका था सेलेक्टर्स पे, क्योंकि इससे पहले जो भी उनके मामला चल रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ भी ODI के लिहाज से, अब ये लिटरली प्रेशर का एक नज़र आता है कि इतना परफॉर्म किया ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और बाकी जो जब भी उनको इंटरनेशनल में मौका मिला है, और संजू सैमसन इतनी देर से डग आउट में बाहर बैठे थे और जैसे ही फिर बहुत लंबा रन दिया शुभमन गिल को, और नहीं वो उस तरह से T20 में पिछले कुछ अरसे में परफॉर्म कर सके, और बहुत एक प्रेशर शुरू हो चुका था कि संजू सैमसन को आपने क्यों बिठाया हुआ है। तो उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और जब ख़ास तौर पे आपको पता है T20 क्रिकेट में जब विकेट कीपर ऊपर के 2 से 3 स्पॉट्स पे खेल देता है और इस तरह की बारी कर सकता है, तो आपको कॉम्बिनेशन सेट करना बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप मिडल ऑर्डर में एक पावर हिटर डाल सकते हैं, आप एक स्पिनर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, आप एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर डाल सकते हैं, तो आप अपने कॉम्बिनेशन के साथ
बहुत ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आपका टॉप ऑर्डर जो है वो सॉर्टेड है बिकॉज ऑफ द विकेट कीपर। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट ज़रूर है। जब पूछा गया अगरकर से, उन्होंने भी इस बात की बारे में बात की कि एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर विकेट कीपर का होना तो बहुत बड़ा डिसीजन है। शुभमन की जिस तरह की पीआर और जिस तरह का उनका एक स्टेटस बन चुका है, उनको इस तरह से ड्रॉप करना, इट्स अ बिग कॉल, बट आई थिंक द राइट वन। The right one indeed as well, but it can go either way. अब अगर T20 वर्ल्ड कप doesn't go according to their plans तो फिर No, I think irrespective of that, दोनों संजू सैमसन और ईशान किशन को अगर आप देखिए, उनके स्ट्राइक रेट्स को देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस T20 क्रिकेट को देखें, तो इट इज द राइट कॉल। बिल्कुल जी। बाजिद भाई, ईशान किशन कम्स बैक टू द इंडियन साइड, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट भी की गई है, बट नहीं, टीम इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सिलेक्ट की है। टीम इसमें कोई मतलब कोई ऐसी वीक लिंक नहीं नज़र आ रहा। नहीं, आप अगर सोचते कि यार सबसे अच्छी टीम क्या बनती है, तो बिल्कुल यही बनती थी। और ज़ाहिर है बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इस सारी टीम में वाइस कैप्टन का तो मसला हल हो गया, अब सारी टीम में मसला रह गया है कप्तान का। स्काई से रन्स नहीं हो रहे, वो टीम शीम सब बेहतरीन है, लेकिन आपका जो लीडर है उससे काफ़ी देर से रन्स नहीं हो रहे। उसका रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खेलता भी मतलब इंपॉर्टेंट नंबर्स पे है, और फिर वो जब कप्तान रन्स नहीं कर रहा होता, जब उसकी फॉर्म ख़राब होती, तो फिर कप्तानी में भी वो थोड़ा सा असर आना शुरू हो जाता है। अब काफ़ी देर से रन्स नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा वो कप्तान बुरा है, लेकिन काफ़ी देर से अब ये सिलसिला चल रहा है, तो वो एक सिलसिला हल नहीं हो रहा। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग है, सब बेहतरीन, सब इन्होंने सही डिसीजंस ले लिए हैं। अब इंडिया सिर्फ ये चाहेगा कि यार हमारा जो कप्तान है वो रन्स करे, वो दोबारा फॉर्म में आ जाए, वो रन्स करे, ताकि बाकी से सब हमने जो किया है वो ठीक हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है सबसे बड़ा प्लेयर आपका कप्तान ही होता है। वो प्रॉब्लम हल होगा तो फिर इंडिया बहुत ही फॉर्मेडेबल हो जाएगी, फॉर्मेडेबल साइड हो सकती है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई। सना मीर, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे। जाने से पहले आपको एक बार फिर बताते जाएं कि पाकिस्तान अंडर 19 का मुकाबला है इंडिया अंडर 19 से, और अंडर 19 एशिया कप का ये फाइनल है जिसको आप पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे। और तमाम तर नज़रें मेरे ख्याल से आईसीसी एकेडमी ग्राउंड दुबई में होंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इंडिया से बड़ा कोई स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल होता नहीं है, चाहे वो एज ग्रुप क्रिकेट ही क्यों ना हो। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम एक शानदार परफॉर्मेंस देंगी और इस टाइटल को भी अपने नाम करेंगी, जैसे राइजिंग स्टार्स एशिया कप भी हमने अपने नाम किया था। तो अब लगता यही है कि अंडर 19 टीम में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस इंशाल्लाह आने वाली है। यही था आज का प्रोग्राम। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गेम ऑन है।